हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इनकम हाइपोथेसिस। यानी कि हम बात करने वाले हैं रिलेटिव इनकम के बारे में, एब्सोल्यूट इनकम और परमानेंट इनकम के बारे में। ये जो सवाल हमारे पास है, लगभग हर एक एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उनके आंसर किस तरह करने हैं हम आज की क्लास में जानेंगे। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप अपने आप को परफेक्ट बना सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकम हाइपोथेसिस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट में बात होती है रिलेटिव इनकम यानी सापेक्ष आय के बारे में। देखिए, यहां पर जो अलग अलग थ्योरीज है वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई हैं। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलेटिव इनकम के बारे में, तो आपको यह बात याद रखनी है, ये जो परिकल्पना है, ये जो हाइपोथेसिस है, इसे 1949 में जेम्स ड्यूजेनबेरी के द्वारा दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि सबसे ज्यादा रिलेटिव इनकम के बारे में ही बात की जाती है, जेम्स ड्यूजेनबेरी है। और इनके द्वारा जो सेविंग का बिहेवियर समझाया गया, बचत व्यवहार को समझाने के लिए विकसित किया गया था। ये रिलेटिव इनकम क्या कहते हैं, देखिए। सापेक्ष आय परिकल्पना एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि लोगों को खपत यानी कि कंजम्पशन और बचत उनकी निरपेक्ष आय की तुलना में उनकी सापेक्ष आय से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी जो रिलेटिव्स की इनकम है, जो अदर्स की इनकम है, उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ना कि इस बात से क्योंकि उनकी खुद की इनकम कितनी है, यानी उनकी एब्सोल्यूट इनकम कितनी है। ये जो कंसेप्ट कहता है ना कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो कंजम्पशन और बचत है, यानी उसकी जो खपत और सेविंग है, ये उनकी सापेक्ष आय से अधिक प्रभावित होती है, जबकि निरपेक्ष आय की तुलना में बात की गई है। याद रखना इसे। अच्छा, सापेक्ष आय परिकल्पना ये बताती है कि लोग अपनी आय की तुलना में दूसरों से करते हैं और फिर उस तुलना के आधार पर खर्च और बचत करते हैं। यानी दूसरों से तुलना जो करते हैं उस आधार पर विद कंपेयर्ड देयर इनकम टू अदर्स एंड देन स्पेंड्स एंड सेव ऑन द बेस्ड ऑन कंपैरिजन, उस आधार पर वो खर्च और बचत करते हैं। यानी रिलेटिव में हमेशा दूसरों के बारे में बात की गई है, ये याद रखना। ये कंसेप्ट दिया गया ड्यूजेनबेरी के द्वारा और इसमें हमें कहा कि इसमें लोग समाज के दूसरों के अनुसार खुद को बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, दूसरी थ्योरी क्या कहती है, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी। निरपेक्ष आय परिकल्पना है जो इसे दिया गया है किसके द्वारा, जे एम कीन्स के द्वारा, जॉन मायनार्ड कीन्स के द्वारा। याद रखना, जे एम कीन्स के द्वारा। और 1936 में इनकी जो फेमस बुक है, याद रखना, जिसके बाद इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके बाद यहां पर याद रखो जेम कीन्स के द्वारा दिया गया है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। इसमें यह कहा गया कि उपभोक्ता अपनी प्रयोज्य आय यानी जितनी भी इनकम उसके पास खर्च करने के लिए अवेलेबल होती है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम का वो हिस्सा यानी अपनी इनकम से बचत और खर्च का हिस्सा डिसाइड करता है, अपनी प्रयोज्य आय को उपभोग और बचत के बीच विभाजित करता है। कीन्स ने जोर देकर कहा कि वास्तविक उपभोग यानी महंगाई को एडजस्ट करने के बाद जितना वो खर्च करता है वो वार्षिक प्रयोज्य आय का एक कार्य है, और कुल आय के हिस्से में से टैक्स वगैरह देने के बाद महंगाई को एडजस्ट करने के बाद जो इनकम बचती है उसके बारे में कहा। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसी दर से बढ़े, क्योंकि हमें पता है जब इनकम इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है, लेकिन सेम रेट से नहीं करता, क्योंकि तब सेविंग का रेट ज्यादा होता है। तो ये कंसेप्ट जो कहता है कि अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से वो सेविंग करता है और कंजम्पशन करता है, इसे कहा गया जेम कीन्स के द्वारा एब्सोल्यूट इनकम परिकल्पना हाइपोथेसिस। इसके अलावा एक आता है परमानेंट इनकम परिकल्पना, यानी यहां पर परमानेंट वर्ड यूज किया गया है, स्थायी आय परिकल्पना कहा गया इसे। और इसे मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में 1957 में दिया गया। तो याद रखना है परमानेंट वाला किसने दिया, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। अच्छा, ये कहते हैं कि बेसिक तौर पर परमानेंट का मतलब ये है उसकी जो उसकी आने वाले समय की इनकम है, जो उसकी फ्यूचर की इनकम है, जो उसको लगता है कि आने वाले समय में मेरी इनकम होगी, वो उसके आधार पर अपने खर्च को डिसाइड करता है। यानी ये कहते हैं
स्थायी आय परिकल्पना एक आर्थिक सिद्धांत है जो ये बताता है दीर्घकालिक आय, लॉन्ग टर्म में जो उसकी इनकम में परिवर्तन होगा उसके हिसाब से उसका उपभोग व्यय, यानी उपभोक्ता का जो व्यय है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो चेंज होता है लॉन्ग रन इनकम के बेस पर। याद रखना, लॉन्ग रन इनकम के बेस पर। क्या कहते हैं? स्थायी आय परिकल्पना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उपभोग पैटर्न को समझाने के लिए काम करती है और सुझाव देती है कि भविष्य की अपेक्षाओं के आधार पर, भविष्य की अपेक्षाओं और उपभोग समतलीकरण के से बनते हैं, यानी फ्यूचर में उसकी इनकम कितनी होने वाली है, इस बात को मुख्यतः ध्यान दिया गया परमानेंट इनकम के अंदर, जिसे मिल्टन फ्रेडमैन ने बताया। ठीक है भाई, चलिए आगे समझते हैं। यानी कोई व्यक्ति की सैलरी बढ़ने वाली है तो उसके भी खर्च ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, एक दिया गया लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अब यहां जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है ये कहता है कि बेसिक तौर पर यहां पर दो व्यक्ति, एंडो और मोदिग्लानी, इनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है और वो कहते हैं कि बेसिक तौर पर एक व्यक्ति की लाइफ साइकिल के बेस पर, जैसे कि उसकी उम्र कितनी है, उसके पास पूंजी कितनी है, उस पर रिटर्न कितना मिलता है, उसके पास उपलब्ध संसाधन कितने हैं, तो हर एक चीज के ऊपर, यानी कि जीवन चक्र परिकल्पना जिसको एंडो और मोदिग्लानी ने दिया है, व्यक्ति का उपभोग का तरीका, उसके पास उपलब्ध संसाधन कितने हैं, पूंजी पर उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है, व्यय योजना क्या है और उसकी उम्र कितनी है, हर एक चीज को टारगेट करके योजना बनाई गई और उसके आधार पर कहा गया कि वो डिसाइड होता है कि उसके खर्चे कितने होंगे। इसे कहते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अब यहां पर देखो बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, हर एक सवाल का आंसर हमें करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि कुछ क्वेश्चन जो इजी फॉर्म में होंगे और कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से मुश्किल फॉर्म में होंगे। जैसे कि एक सवाल हमारे पास आता है सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा गया, वो ये है, अगर मैंने आपको समझाया कि परमानेंट इनकम की बात करें तो किसके साथ जुड़ेगा, तो ये बात जुड़ जाती है फ्रेडमैन के साथ। अगर हम बात रिलेटिव इनकम की करें तो ये किसके साथ जुड़ती है, ड्यूसेनबेरी के साथ। अगर हम एब्सोल्यूट इनकम की बात करें तो ये जुड़ जाती है जेएम कीन्स के साथ। और अगर हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो ये टर्म जुड़ती है मोदिग्लानी के साथ। तो यहां से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ए के साथ सी और बी के साथ डी का कॉम्बिनेशन होगा, तो ए के साथ सी होना चाहिए यानी थर्ड, और बी के साथ फोर्थ, तो ये ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। बात क्लियर है? इसी तरह देखिएगा ध्यान से, ये सवाल कहता है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करती है किस चीज के बिहेवियर को। आप मुझे बताएं कि अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने जब बात इनकम की है किसी भी पोर्शन में तो उसमें बताया उसके कंजम्पशन का और उसकी सेविंग का पैटर्न क्या होगा। तो बेसिक तौर पर याद रखना ये जो होता है एब्सोल्यूट इनकम, ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, यानी कंजम्पशन के बारे में बात करता है, ये कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़ा होगा। इसी प्रकार से देखेंगे ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं कि अगर रिलेटिव इनकम है तो रिलेटिव इनकम थ्योरी के अंदर यह पूछा गया है कि उसके कंजम्पशन किस बात पर डिपेंड होंगे, यानी उसका उपभोग किस बात से प्रभावित होगा। तो याद रखना, देखो अगर मैं कहता हूं परमानेंट इनकम तो फ्यूचर की इनकम पे डिपेंड करता, यानी यहां पर याद रखना अगर परमानेंट इनकम पूछा होता तो ऑप्शन बी आ जाता, यानी भविष्य की होने वाली इनकम पर। लेकिन जो रिलेटिव इनकम कंसेप्ट है वो कहता है उसकी वर्तमान आय कितनी है और उसकी पिछली जो अधिकतम आय थी वो कितनी थी, क्योंकि एक्चुअल में उसकी लाइफ का स्टेटस वहां शो हो जाता है और उसके बाद उसको कंजम्पशन कम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रिलेट करता है दूसरों के साथ और अपने स्टेटस को मेंटेन करने को कोशिश करता है, इसलिए खर्चे कम नहीं कर पाता। इसलिए उसकी वर्तमान आय और उसकी पिछली अधिकतम आय, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है हमारा रिलेटिव इनकम का कंसेप्ट। याद रखना, करंट एंड प्रीवियस पीक इनकम। इसी प्रकार से सवाल है, फ्रेडमैन के अकॉर्डिंग जो परमानेंट इनकम थ्योरी है उसमें वो किस बात से प्रभावित होते हैं। तो देखो याद रखना, मैंने बताया परमानेंट इनकम थ्योरी में हम ये देखते हैं हमारी लॉन्ग टर्म इनकम क्या होगी और हमारे फ्यूचर में जो इनकम का इंक्रीमेंट होने वाला है डिक्रीमेंट, उसके आधार पर चलेगा जो हमारी
एंटीसिपेटेड यानी जो हमने प्रत्याशित फ्यूचर की इनकम है उस पर डिपेंड करता है। फ्रीडमैन की जो स्थायी आय परिकल्पना है उसमें एंटीसिपेट करता है फ्यूचर की इनकम के साथ। ठीक है, तो ये किसके साथ करता है? फ्यूचर की इनकम के साथ करता है। इसी तरह से हमारे पास है निम्नलिखित में कौन सी परिकल्पना ये मानती है कि किसी भी समय अवधि में व्यक्ति का उपभोग व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन, उसकी पूंजी और व्यक्ति की आयु पर निर्भर करता है। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया व्यक्ति की आयु पर निर्भर करने वाला, ये आपको याद रखना है। किसमें आता है सर? ये सिर्फ एक बात है, लाइफ साइकिल, जिसे एंडो और मॉदिग्लानी के द्वारा डिफाइन किया गया। लाइफ साइकिल थ्योरी जो हमारे पास है इनकम पर बेस्ड, उसी में हमने संसाधन और व्यक्ति की आयु के बारे में बात की है। इसी प्रकार से कौन सा आर्थिक सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति अपने उपभोग के निर्णय मुख्यतः अपनी वर्तमान आय के बजाय अपनी अपेक्षित दीर्घकालिक औसत आय पर लेता है? यानी अपेक्षित आय पर जो होता है, जो फ्यूचर की एंटीसिपेटेड इनकम है उस पर लिया जाता है, जो एक्सपेक्टेड इनकम। और आप जानते हो ये सिद्धांत को ही हमने परमानेंट इनकम कहा था, क्योंकि परमानेंट इनकम सिद्धांत हमारा डिपेंड करता है हमारी फ्यूचर में होने वाली इनकम के ऊपर। इसी तरह से क्वेश्चन है, स्थायी आय परिकल्पना के संदर्भ में जो उपभोग है हमारा वो किस पर निर्भर करता है? तो देखो याद रखो, मैंने बताया जो परमानेंट इनकम थ्योरी है इसके अंदर फ्यूचर की एक्सपेक्टेड इनकम पर, और ऑप्शन में यहां पर ऐसा कोई टर्म दी नहीं गई हमें, तो याद रखना ये अस्थायी आय क्यों आ रहा होगा, व्यापार चक्र के साथ बदलेगा या नहीं। तो यहां पर कहेंगे स्थायी उपभोग हमारी स्थायी आय पर डिपेंड करेगा, और यही स्थायी आय होगी जो हमारी परमानेंट की एक्सपेक्टेड या एंटीसिपेटेड फ्यूचर इनकम होगी। इसी तरह से जो जीवन चक्र परिकल्पना है और स्थायी आय परिकल्पना, इन दोनों सिद्धांत में क्या कहा गया? देखो, तो याद रखना इन दोनों सिद्धांत में एक बात याद रखना, एक पॉइंट आता है इन दोनों सिद्धांत में, क्योंकि जेम कीन्स वाला जो सिद्धांत था ना वो कुछ अलग तरीके से काम करता है। जेम कीन्स वाला सिद्धांत कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन और कुछ इंड्यूस्ड कंजम्पशन की बात करता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है फिक्स्ड कंजम्पशन, और बाकी इंड्यूस का मतलब जो इनकम के साथ बदलता जाएगा। लेकिन ये दोनों थ्योरी इस बात को नहीं मानती कि उपभोक्ता के पास कोई ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इन दोनों थ्योरीज में ऐसी कोई बात नहीं की गई, और उनका यह मानना है कि उपभोग जीवन की आवश्यकता है, आय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि लाइफ के अकॉर्डिंग ये बात करती है। और इसमें यह भी कहा गया कि कीन्स की थ्योरी ठीक नहीं है, और कीन्स की थ्योरी के अगेंस्ट में आई थी थ्योरीज। तो लाइफ साइकिल थ्योरी हो या फिर परमानेंट इनकम वाली थ्योरीज के बारे में सारी बातें सही जो कि जेम कीन्स की पॉलिसी के अगेंस्ट में है। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक इफेक्ट कहलाता है जिसे हम रैचेट इफेक्ट कहते हैं, और बेसिक तौर पर इसका मतलब यही है कि दूसरों की इनकम के आधार पर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनके आधार पर हम अपने कंजम्पशन डिसाइड करते हैं, अपने खर्च डिसाइड करते हैं। और मैंने बताया ऐसी थ्योरी के केस में जहां दूसरों पर निर्भरता बनती है उसे हमने रिलेटिव आय वाला कंसेप्ट दिया है। तो ये रिलेटिव आय कंसेप्ट में एक रैचेट इफेक्ट नाम से शब्द रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक भी है। तो ये है हमारे पास इनकम से जुड़ी कुछ परिकल्पनाएं, कुछ थ्योरीज, जिनमें कि आपके पास 4 मुख्य तौर पर है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, परमानेंट और लाइफ साइकिल। तो आज की वीडियो में इतना ही है, लेकिन जल्द मिलेंगे बहुत सारी वीडियोस के साथ और आपको परफेक्ट बनाएंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।